हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का कैप्सूल। अब इसके अंदर एनसीईआरटी वाला पोर्शन मैंने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का रखा हुआ है, ठीक है ना, जो 21 में सवाल था। इसको ट्रिक से तो निपटा रहे थे, बट आज पूरा करके देखेंगे, ठीक है ना। और साथ साथ में कुछ नए वैरायटी रखे हैं जो कि आपके आरएमएस के ऊपर बेस्ड हैं, एलआर सर्किट के ऊपर बेस्ड हैं। तो मजेदार लेक्चर है, छोटा लेक्चर है पर मजे आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट से हर साल एक सवाल रहता है, तो ये मान करके चलो आज के लेक्चर के बाद आप वो प्रॉब्लम आराम से कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं हम लोग कि इसके अंदर सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट में फेजर डायग्राम क्लियर होने बड़े जरूरी है। वो ऑलरेडी हम लोग इंटरफेरेंस एसएचएम हर जगह पर देखते हुए आए हैं। तो जैसे मान लो अगर हमें करंट की इक्वेशन दे रखी है आई नॉट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज की ये दे रखी है, तो फेजर बनाने का तरीका क्या बताया था। साइन ओमेगा टी फंक्शन एक्स एक्सिस पर, माइनस साइन ओमेगा टी इधर की तरफ, कॉस ओमेगा टी ऊपर की तरफ, माइनस कॉस ओमेगा टी नीचे की तरफ। अब ये साइन ओमेगा टी से प्लस का एंगल है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। माइनस होता तो क्लॉकवाइज में जाते। तो यहां से हमें मिला करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस विच इज फाइव। अब क्योंकि वोल्टेज ऊपर आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है, तो हम बोलेंगे वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ फाइव। ठीक है ना, ये हो गया सिंपल इसका लैंग्वेज फॉर्म में इंटरप्रिटेशन। एवरेज पावर कंजम्पशन जब हम निकालते हैं तो एवरेज पावर का वैसे तो ई आई है, बट एवरेज वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा फाइव। कॉस डेल्टा फाइव यहाँ कहलाता है पावर फैक्टर। अगर ये पावर फैक्टर जीरो है, कॉस डेल्टा फाइव जीरो है, तो ऐसे में कोई पावर कंज्यूम नहीं होगी और उन सर्किट्स को हम बोलते हैं वॉटलेस सर्किट। तो प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट्स होते हैं वो वॉटलेस सर्किट्स होते हैं। उनमें कॉस डेल्टा फाइव जीरो होता है, डेल्टा फाइव की वैल्यू 90 डिग्री होती है, यानी ईएमएफ और करंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एक और बात बताऊं क्योंकि इस पे सवाल है, करंट का वो कंपोनेंट जो ईएमएफ के परपेंडिकुलर होता है। आपको पूरा ही परपेंडिकुलर है, कई जगह कंपोनेंट भी देते हैं, ठीक है ना। तो वो कंपोनेंट जो ईएमएफ के परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। इस पे सवाल है, मैं दिखाऊंगा आपको। अब अगर हमें करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो यहां दो तीन बातें हैं। अब वैसे जनरली साइन कॉस फंक्शन की तो हमें पता ही होती है, वो चार्ट मैंने रखा हुआ है जो हर बार रहता है, ठीक है ना। आरएमएस वैल्यू इन बेसिक फंक्शंस की है, सॉ टूथ अपना, रेक्टेंगुलर करंट या स्क्वायर करंट, और साइन फंक्शन कॉस फंक्शन उनका तो हम जानते हैं। बट कई बार क्या होता है, हमें ऐसी इक्वेशंस दे दी जाती हैं जैसी मैंने रखी है जिनमें हमें इंटीग्रेट करके भी निकालना पड़ता है। तो हाफ साइकिल फुल साइकिल में तो हम जानते हैं, बट इसके अलावा कुछ दे दिया जाए तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है। तो करंट का एवरेज वैल्यू इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रल आई डी बाय इंटीग्रल डी, करंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू इंटीग्रल आई स्क्वायर डी बाय इंटीग्रल डी। आरएमएस वैल्यू निकालना है तो आई स्क्वायर का जो अब बार आपने निकाला उसका आप रूट ले लो, तो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी। ये बेसिक्स है, ये हर बार रहते हैं, तो इस बार भी है। अब जैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, जैसे करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखी है, अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल में निकालें तो जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना नेगेटिव पार्ट है, दोनों एरिया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो फुल साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी फंक्शन एज वेल एज कॉस ओमेगा टी फंक्शन की, दोनों की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में जीरो रहती है। तो वो आप यहां पर चेक कर सकते हो, फुल साइकिल में दोनों करंट जीरो है। हाफ साइकिल में यहां से यहां तक का एरिया चाहिए और यहां से लेकर के यहां तक का एरिया चाहिए। अब हाफ साइकिल में कॉस वाले की तो जीरो हो गई, बट साइन वाले फंक्शन की एवरेज वैल्यू जीरो नहीं हुई, वो एवरेज वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ आई नॉट बाय पाई, ठीक है ना। आरएमएस निकालेंगे तो वो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। अब साइन और कॉस फंक्शन दोनों का आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू होता है। तो यहां चीज डेवलप होती है कि फुल साइकिल में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी दोनों फंक्शन की एवरेज वैल्यू जीरो मिलती है, और साइन स्क्वायर फंक्शन और कॉस स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू हाफ रहती है। इनका यूज हम जनरली डायरेक्ट सवालों के अंदर करते हैं। दूसरे आप देख रहे हो सॉ टूथ वाला, ठीक है ना, और दूसरा रेक्टेंगुलर। सॉ टूथ का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में जीरो मिलेगा, हाफ साइकिल में आई नॉट बाय टू होता है। आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाय रूट थ्री होता है। ये हम रेगुलर क्लासरूम में पूरा डिटेल से करते हैं, अभी बस खाली आप रिवीजन में इसको ध्यान में रखो ताकि सवाल आने पर डायरेक्ट आंसर कर सको। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पल्स का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में, तो फुल साइकिल में तो सबका ही एवरेज वैल्यू जीरो है, बस खाली पंगे हाफ साइकिल के, तो एवरेज हाफ साइकिल का ध्यान रखो। यहां पर आरएमएस वैल्यू इसका हाफ साइकिल का वो आई नॉट के ही बराबर होता है। तो यानी ये जो अपना रेक्टेंगुलर करंट है इसका एवरेज वैल्यू, इसका आरएमएस वैल्यू और इसका पीक वैल्यू बराबर हो सकते हैं। इस पे कंसेप्चुअल बना हुआ है। तो आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना, और वो आई नोट के बराबर हो सकते हैं, या फिर आई नोट से आप देखो छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का हम करंट उठा करके चल रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने अब आ रहा है प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स को जितना आप प्रैक्टिस करोगे, लास्ट मोमेंट पे जितना परफेक्ट रहेगा, इस टाइप का सवाल करने के चांसेस होते हैं मैक्सिमम रहेंगे। तो देखो, अब इस प्रॉब्लम में हमें दे रखी है करंट की इक्वेशन और ये कह रहा है 0 से 1 सेकंड के बीच में हमें बताओ कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितनी है। अब यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं चल रहा हाफ साइकिल है या फुल साइकिल है, ठीक है ना। अगर ये हाफ साइकिल होती तो हमारे पास रिजल्ट्स है,
हाफ साइकिल में हम जानते हैं साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 2/पाई होती है, कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यह हाफ साइकिल का। फुल साइकिल के अंदर हम जानते हैं कि चाहे साइन ओमेगा टी हो, चाहे कॉस ओमेगा टी हो, चाहे कोई सा भी पीरियोडिक फंक्शन हो, इनकी वैल्यू 0 ही होती है। तो अब खेल ये 0 से 1 सेकंड पता नहीं चल के दे रहा हाफ साइकिल है फुल साइकिल है, और अगर नहीं हुआ इनमें से कुछ तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये हो गया इस प्रॉब्लम का एक जनरलाइज वे में अप्रोच। अब सबसे पहले हम पता कर लेते हैं इसका टाइम पीरियड कितना है। तो ओमेगा दिख रहा है पाई के बराबर है, 2 पाई/t हमने डाला तो पाई हो गया, यहां से टाइम पीरियड पता चल गया 2 सेकंड हो गया। तो 0 से 1 सेकंड हमें पता चल गया ये हाफ साइकिल हो गया। यानी अब हम फ्री हो गए, अब हम डायरेक्ट इन टेक्निक्स को यूज करके बिना इंटीग्रेशन के सवाल कर सकते हैं। बट टेक्निक यूज करने से पहले इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो 2√2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/4 को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी से चलेगा, साइन ओमेगा टी कॉस पाई/4 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन पाई/4। अब हम इसका एवरेज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका एवरेज हो गया, इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज, ये तो 0 हो गया हाफ साइकिल में। इसकी एवरेज वैल्यू मैंने वहां लिखी हुई है 2/पाई, और ये हो गया 1/√2। तो फाइनली आ गया 2√2 इंटू 2/पाई इंटू 1/√2, √2 निकल गया, आंसर बना 4/पाई। राइट आंसर आप देख सकते हो, बिना इंटीग्रेशन के हमने एक अच्छे सवाल को निपटा दिया। तो मेरे ख्याल से अब एवरेज वैल्यू में दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके के फंक्शंस आप आराम से हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट आप देख रहे हो आरएमएस वैल्यू के ऊपर बेस्ड सवाल है, ठीक है ना। अब इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करें, तो सुनो, आरएमएस वैल्यू हमेशा फुल साइकिल में निकाली जाती है, तो इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फुल साइकिल में साइन का कोई सा भी फंक्शन हो उसकी वैल्यू 0 ही रहती है, ठीक है ना। तो आरएमएस वैल्यू के लिए जो करंट की इक्वेशन दे रखी है 3 + 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3, तो आपको करना ही है कि इस इक्वेशन में पहले आई स्क्वायर निकालो, यानी स्क्वायरिंग कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 9 + 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई/3 प्लस 2ab प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3। अब आपको क्या करना है, एवरेज लेना है। तो आई स्क्वायर का बार, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई एवरेज नहीं, यही रहेगा इसका एवरेज। अब देखो साइन वाले फंक्शन की एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन स्क्वायर फंक्शन कॉस स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू फुल साइकिल में हाफ होती है, पुट कर देते हैं। तो 9 + 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ये आ गया हमारा कितना बना 8, यानी ये आ गया 17, बट ये आई स्क्वायर का बार आया है। हमें चाहिए आरएमएस। आरएमएस क्या चीज होती है, आरएमएस होती है रूट मीन स्क्वायर, यानी रूट ऑफ मीन ऑफ आई स्क्वायर, सही है। यानी आई स्क्वायर के मीन का हमें रूट लेना है। तो राइट आंसर हमारे सामने आ जाएगा √17 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट। तो राइट आंसर इस हिसाब से हम देखें तो बी वाला है। तो मेरे ख्याल से अब आपके एवरेज और आरएमएस वाले सवाल सही हो गए। नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ सर्किट्स की। देखो 3 घिसे पिटे सर्किट, इंडिविजुअल सर्किट पे कोई प्रॉब्लम पूछता नहीं, क्योंकि कुछ बनता ही नहीं, क्या ही पूछे इसके अंदर। तो सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, बस ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए काम में आते हैं। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। तो जब रजिस्टर को, इंडक्टर को, कैपेसिटर को एसी में लगाते हैं तो ये खुद को एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ये इंडक्टर खुद को बनाता है रेजिस्टेंस, जिसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल से डिनोट करते हैं। ये बनाता है खुद को रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, एक्ससी से डिनोट करते हैं। तो पहला काम, जब भी आप इनको एसी में देखो, पकड़ो और रेजिस्टेंस बना दो। एक्सएल का फॉर्मूला जानते ही हो ओमेगा एल, एक्ससी का फॉर्मूला 1/ओमेगा-c होता है, सही है। अब फेजर की बारी आती है, तो यहां पर करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस में सेम फेज में रहते, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फेजर के अल्टरनेटिंग करंट का कोई सवाल नहीं होता। अच्छा, यहां पर अगर हम चेक करें तो वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है पाई/2 के फेज से। अब क्योंकि एंगल ही दोनों के बीच का पाई/2 है, तो पावर कंजम्पशन प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमेशा 0 रहती है, इसलिए इंडक्टिव सर्किट को वॉटलेस सर्किट बोलते हैं। यहां पर देखोगे तो वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, अगेन एंगल पाई/2 है, तो इसलिए कैपेसिटेटिव सर्किट भी वॉटलेस सर्किट है, यानी यहां भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होती। अब यहाँ कुछ बेसिक ग्राफ, जैसे कोई पूछे एक्सेल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, तो यार यहीं से देख सकते हो, एक्सेल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ जो रहेगा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ओरिजिन से पास करता हुआ। एक्सी वर्सेस ओमेगा का ग्राफ देखोगे तो वो इनवर्स में ग्राफ चलेगा, 1/ओमेगा-c के हिसाब से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। तो आई थिंक ये बेसिक जो एलसीआर है, इनमें ये फेजर जो हमारे काम के, ध्यान रखना, एक्सेल एक्सी तो बच्चों का खेल है। नेक्स्ट, अब हम एक एक सर्किट उठाएंगे और उन पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ताकि आप परफेक्ट हो जाओ। तो पहला सर्किट जो मैं उठा रहा हूं वो हमारे सामने एलआर सर्किट। कभी भी यहां पर स्केलर तरीके से, ये नहीं कि नेट वोल्टेज जो है VL + VR कर दिया, ऐसा कभी एसी में नहीं होता, फेजर डायग्राम से ही वोल्टेज ऐड होते हैं। तो हमें देखा इंडक्टर, हमें देखा रजिस्टर, हमने इंडक्टर को पकड़ करके रेजिस्टेंस बना दिया, एक्सेल बना दिया, हमारा पहला काम है।
अब यहां पर फेजर बनते हैं दो, ठीक है ना। अच्छा, जैसे करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन हम आई नॉट साइन ओमेगा टी ले लेते हैं। अब अगर करंट पता है तो ऑब्वियसली वोल्टेज पता करना होगा, वोल्टेज पता होगा तो करंट पता करना होगा। तो प्रोसीजर क्या है, ठीक है ना। अब हमें करंट पता है, हमने तुरंत इनके वोल्टेज लिखे, इसका वोल्टेज हो गया वी आर, इसका वोल्टेज हो गया वी एल, फेजर बना लिया। अब देखो, हम अच्छी तरह जानते हैं इसमें वोल्टेज एक्स एक्सिस पर रहता है, इंडक्टर में वोल्टेज ऊपर रहता है, तो यही चीज यहां पर इंडिकेट कर रही है, यहां पर ये नेट वोल्टेज हो गया, ये इसका फेज एंगल आ गया डेल्टा फाई। तो एलआर सर्किट में हम ये कह सकते हैं वोल्टेज डेल्टा फाई के फेज एंगल से लीड कर रहा है। तो दो फेजर बन सकते हैं, अगर वोल्टेजेस पता है तो वोल्टेज का फेजर बताओ, अदरवाइज वोल्टेज को आप आई इंटू आर करके इंपेडेंस का फेजर भी बना सकते हो। तो हमने यहां पर जेड लगाया क्योंकि ये नेट वोल्टेज है, तो नेट रेजिस्टेंस को हम यहाँ इंपेडेंस बोलते हैं, इसको हमने एक्सएल, इसको हमने आर से रिप्लेस कर दिया। तो दो फेजर में आपकी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए, वो होते हैं वोल्टेज और इंडक्टर के फेज, वोल्टेज और इंपेडेंस के फेजर। इसके बेसिस पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो बन तो राइट एंगल ट्राइंगल ही रहा है, और कौन सी इसमें रॉकेट साइंस है, कौन सा एसी का यहाँ कुछ काम है, राइट एंगल ट्राइंगल ही तो सॉल्व करना, दो चीज पता होनी चाहिए। देखा ट्राइंगल में जो दो चीज पता है, उसके बाद हमने अपने साइन कॉस की आइडेंटिटी लगा ली, बाकी सारी चीजें पता करके दे दी। तो जैसे हमें जेड पता करना है तो लोग इसको रटते घूमते हैं, जरूरत क्या है यार रटने की, आप सीधे सीधे अपने राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व कर लो उसको, बिना फेजर बनाए मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, ये भी तय है, ठीक है ना। तो रटने की जरूरत नहीं है, आपने जेड की वैल्यू निकाल ली, मान लो पावर फैक्टर निकालना है तो बेस अपॉन, कुछ नहीं करना, कुछ रटने की जरूरत, हाँ फ्लो के साथ साथ आ जाए वो एक अच्छी बात है, ठीक है ना, बट रट रहे हो वो गलत बात है। एवरेज पावर, अब पावर ये तो खाता नहीं, तो जो खाता है वो ए रेजिस्टेंस ही खाता है, ठीक है ना, ये डिसिपेट कराता है। तो आई आर एम एस, आई आर एम एस अपना आई स्क्वायर आर के हिसाब से देखें तो हमारे पास पावर डिसिपेशन आ जाएगा। या तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर कर दो, या फिर आई को आप वी बाई जेड डाल करके भी पावर निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। तो ये हमारा हो गया पावर निकालने का तरीका। अब मान लो करंट की इक्वेशन से वोल्टेज निकालना है, तो हमें नेट वोल्टेज निकालना है, तो आई जेड करके हम नेट वोल्टेज निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास नेट वोल्टेज की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें नेट वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है, तो वोल्टेज हमें पता है करंट के फेज एंगल से डेल्टा फाई एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमने करंट का फेज एंगल लिया साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई कर दिया, ठीक है ना, और वोल्टेज की वैल्यू पीक वैल्यू वी नॉट लिख दी। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई वोल्टेज की। अब आप इसमें देख रहे हो थीटा है, क्यों थीटा है, क्योंकि करंट की इक्वेशन में थीटा है, तो करंट की जो भी फेज एंगल है उससे डेल्टा फाई ऐड ऑन करके हम वोल्टेज का फेज एंगल लिख सकते हैं। तो ये एलआर सर्किट को सॉल्व करने का फेजर मेथड होता है। मेन मजे आते हैं जब सवाल, तो सवाल ये रहा आपके सामने, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहे हैं इन एलआर सर्किट शोन इन द फिगर करंट इज लैगिंग बाय पाई बाय 3। तो पहले तो अपना फेजर डायग्राम बना लो। करंट ये रहा, हमें पता है एलआर सर्किट में ये नेट वोल्टेज होता है, चुपचाप से इधर वी आर लिखो, इधर वी एल लिखो, और ये ट्राइंगल को क्लोज कर लो, ये डेल्टा फाई लिख लो, सही है। दूसरा फेजर बना लो अपना इंपेडेंस का, ताकि पता रहे जो चीज पता है उसके हिसाब से हम चल लेंगे। ये हो गया जेड, ये हो गया डेल्टा फाई। अब सवाल पढ़ो, कह रहे करंट इज लैगिंग बाय पाई बाय 3, तो करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, ऐसे भी बोल सकता था वोल्टेज इज लीडिंग बाय पाई बाय 3, तो उसने ये चूज किया करंट इज लैगिंग, कुल मिला के डेल्टा फाई दे गया, सही है। हमें ट्राइंगल सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है, दो चीज चाहिए, एक चीज वो दे गया पाई बाय 3, ठीक है ना, देन सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। डायग्राम में दिख रहा है आर पता है, भाई अगर ट्राइंगल की दो चीज पता है तो पहले उसकी धज्जियां उड़ाओ, ठीक है ना। तो हमें आर पता है, डेल्टा फाई पता है, ऑब्वियसली हम इसी में घुसेंगे। तो आर की वैल्यू मैंने इधर लिखी 10, और इतने डायग्राम की भी जरूरत नहीं, एक ही में काम कर लो, वो तो प्रैक्टिस की बात है। एक्सएल ये हो गया जेड, इधर चुपचाप से कोने में आई दबाओ, इधर वी दबाओ, ताकि आपको पता रहे वोल्टेज इधर रहे, करंट इधर है। डेल्टा फाई दे चुका है अगला पाई बाय 3। अब पहला काम, वो तो बाद में पूछेगा जो पूछेगा, पहला काम एक्सएल जेड निकाल लो ताकि ट्राइंगल पूरा सॉल्व हो जाए। एक्सएल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10 पाई बाय 3 इक्वल्स टू एक्सएल बाय आर, सही है। 10 पाई बाय 3 10 60 डिग्री, ये हमारा हो गया √3, आर की वैल्यू हो गई 10, तो 10 √3 इक्वल्स टू एक्सएल। तो हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल दिया। अब देख लेंगे बाद में क्या पूछा है, तो मेरे को सिखाना है इसलिए मैं चल रहा हूं। अब एक्सएल आ गया तो एल बाहर निकालो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। तो 10 √3 को हमने डाला 2 पाई एफ इंटू एल, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 50, तो ये हो गया 100 पाई। तो 10 √3 इक्वल्स टू 100 पाई इंटू एल, तो एल की वैल्यू मेरे पास आ गई √3 बाय 10 पाई, हाँ √3 बाय 10 पाई, और हेनरी इसका यूनिट होता है। तो हमने इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल के दे दी, सेल्फ इंडक्शन हमारे पास आ गया, जेड निकाल लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या पूछा है, ठीक है ना। जेड निकालने के लिए मैं कॉस की आइडेंटिटी यूज कर ले रहा हूं, तो कॉस डेल्टा फाई यानी कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू हो गया आर बाय जेड, सही है। तो जेड की वैल्यू हो गई आर बाय √3, √3 क्यों, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 2 आर हो गई।
यानी Z की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 ओम के बराबर। हमें सर्किट का इंपेडेंस पता चल गया। अब मैं देख लेता हूं क्या पूछा है। ये कह रहा है देन सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, कहता है L भी बता दो और I भी बता दो। ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। देखो I के लिए तो V चाहिए होगा और Z चाहिए होगा, तो V हमें पता है, V इक्वल्स टू आई जेड। अब कुछ नहीं लिखा इस V के आगे, जब कुछ नहीं लिखा तो वो RMS होता है, और जो करंट निकालोगे वो भी RMS होगा, ठीक है ना। तो V की वैल्यू कितनी है 100, यहां से IRMS, Z हम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके 20, तो IRMS का वैल्यू हमें मिल गया 5 एम्पियर। और क्या पूछ रहा है, और L की वैल्यू पूछ रहा है, वो L हम पहले ही निकाल चुके हैं, √3/10 पाई। तो √3/10 पाई और 5 एम्पियर के हिसाब से राइट आंसर इसका हमारा हो गया कौन सा वाला, सी वाला। आप सोचो L भी पता चल गया, सर्किट का करंट भी पता चल गया। ठीक है ना, सारे अननोन हमारे पास आ गए, तो अब हम सवाल को, किसी भी सवाल को इजीली अटेम्प्ट कर सकते। मान लो वो इधर का वोल्टेज पूछता, करंट जानते हो, आई आर से वोल्टेज दे दिया। इधर का पूछता, आप आई इंटू एक्सएल से वोल्टेज दे सकते हो। नेट वोल्टेज पूछता, क्यों दे तो रखा है उसने, ये भी सब पूछ लेगा क्या। तो इसका वोल्टेज पूछे, इसका वोल्टेज पूछे, अब आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, बिना फेजर डायग्राम के कभी भी सवाल अपने अल्टरनेटिंग करंट के मत करो, क्यों नहीं आते तो मत करो, ठीक है ना। उससे बेहतर है सीख करके करो। तो हमेशा फेजर डायग्राम से चलना है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है सीआर सर्किट। देखो एलआर सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, सीआर में लैग करता है। तो हमने सबसे पहले फट से फेजर बना लिया। अब बस यहां पर क्या होगा, जहां ये इसका वोल्टेज है वहां आई एक्सी आ जाएगा, आई एक्सएल की जगह एक्सी आ जाएगा। तो आर एक्सी, और ये हमारा जेड का डायग्राम हो गया, ये डेल्टा फाई हो गया। अब करना ट्राइंगल ही सॉल्व है, दो चीज पता होनी चाहिए, धज्जियां उड़ा के रख देंगे। तो अब मान लो, अच्छा एक्सी का फॉर्मूला 1/ω/c होता है, तो कोई भी दो चीज दे दी, हमने पूरा ट्राइंगल सॉल्व कर लिया। अब मान लो करंट दे रखा है, तो वोल्टेज निकालना है, तो V बराबर आई जेड से आ जाएगा। मान लो वोल्टेज दे रखा है, करंट निकालना, जैसा भी किया, V इक्वल्स टू आई जेड से I की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मान लो हमें करंट की इक्वेशन से वोल्टेज की इक्वेशन पे जाना है, तो करंट की इक्वेशन का जो फेज एंगल है, जैसा भी फेज एंगल है, माइनस डेल्टा फाई करेंगे तो वोल्टेज का फेज एंगल आ जाएगा। ये गेम होता है। तो इससे आप सीआर सर्किट के सवाल को उड़ा सकते हो। तो मेरे ख्याल से अल्टरनेटिंग करंट बहुत आसान है, हाँ कैलकुलेटिव भी है, ठीक है ना, बहुत आसान है अगर आपकी टेक्निक परफेक्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूं सवाल। तो आपके सामने सीआर सर्किट का सवाल। अब इन बातों से पता चल रहा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पता चल जाएगा, इधर से पता चल जाएगा। तो ऐसे करके पहले ही पूरा गेम डिसाइडेड होता है कि कहां हमें क्या यूज करना है। फिलहाल पढ़ते हैं। ये कह रहा है नेट वोल्टेज इज 10 वोल्ट, कैपेसिटर का वोल्टेज इज 8 वोल्ट, देन वोल्टेज अक्रॉस आर बताओ, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। इतना सिंपल सवाल, ठीक है ना, फेजर से उड़ाते हैं। तो अब हम वोल्टेज का फेजर बनाते हैं। करंट को हमने इधर दबाया, ये हो गया हमारे पास वी आर। वी आर कितना है हमें नहीं पता, अननोन। ये हो गया वीसी, वीसी का वैल्यू हमें पता है 8 वोल्ट। ये हो गया हमारे पास नेट वोल्ट, ये हमें पता है 10 वोल्ट। ये हो गया डेल्टा फाई। तो ट्रायंगल की दो बातें तो पता है भाई, ठीक है ना, तो उड़ा देंगे हम ट्रायंगल को पूरा। तो वी आर निकालना है, अपना पाइथागोरस लगा लो। वी आर की वैल्यू आ जाएगी √100 माइनस 64, ठीक है ना। ये चीज बची 36 यानी 6 वोल्ट। तो लो रेजिस्टेंस का वोल्टेज आ गया हमारे पास 6 वोल्ट। डेल्टा फाई निकालना है। अब पावर फैक्टर तो नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है एंड द अप्लाइड एंगल बिटवीन एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन। तो पावर फैक्टर पूछता तो कॉस डेल्टा फाई देना पड़ता, अब एंगल पूछ रहे तो कॉस भी दे सकते हो, साइन भी, ऑप्शन देखो। तो इसने सारे एंगल 10 के टर्म में दे रखे, तो हम भी 10 में बताएंगे, हमें क्या डर है। तो 10 डेल्टा फाई का जो वैल्यू हो गया ट्राइंगल बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 8/6 मतलब 4/3। तो डेल्टा फाई का जो फेज एंगल आ गया वो आ गया 10 इनवर्स 4/3। तो आंसर आपके सामने 6 वोल्ट 10 इनवर्स 4/3। एक ही आंसर चमक रहा है, एक नहीं दो है, ये रिजेक्ट हो गया, ये वाला हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया, मजेदार खेल है। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट हम आते हैं एलसीआर सर्किट। अब देखो एलआर देख लिया, सीआर देख लिया, तो फेजर बनाएंगे हम एलसीआर का। अब यहां तीन बात होगी, या तो एक्सएल एक्सिस से ज्यादा होगा, एक्सएल एक्सिस से ज्यादा हो गया तो ये लीड करेगा, ठीक है ना, वोल्टेज लीड करेगा। या एक्सी एक्सएल से ज्यादा होगा तो वोल्टेज लैग करेगा। और अगर दोनों बराबर हो गए तो ये कट मरेगा, ठीक है ना, और कोई ना लैग करेगा ना लीड करेगा, सेम फेज में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं रेजोनेंस, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। बहरहाल तो हमने फट से देखा, सारा खेल एक्सएल एक्सी का है, वीएल वीसी का है। हमने देखा कौन बड़ा कौन छोटा या बराबर, उस बेसिस पर हमने फेजर बनाया। और अगर बराबर मिल गए तो मजे ही मजे हैं। फिर तो रेजोनेंस का सवाल है, वो सीधे सटासट सटासट होता जाता है। सारे सवाल रखे। अब इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, दो चीज पता होनी चाहिए। जो दो चीज पता है उससे हमने पूरे ट्रायंगल की धज्जियां उड़ा दी। अब मान लो करंट दे रखा है, वोल्टेज निकालना है, वी बराबर आई जेड लगाया, ठीक है ना। वी बराबर आई जेड लगाया, आई पता है तो हम वी निकाल लेंगे, वी पता है तो हम आई निकाल लेंगे, ठीक है ना। अच्छा कई बार क्या होता है, ये लोग ये रटते हैं, ये लोग किलोमीटर के हिसाब से फॉर्मूला रट रहे हैं, पता नहीं क्यों रट रहे हैं। तो ये जेड के फॉर्म, अरे पाइथागोरस से निकाल लो ना, क्या जा रहा है आपका। तो जब न्यूमेरिकल करना है तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, फेजर डायग्राम इज द बेस्ट सोल्यूशन। अब
रेजोनेंस की कंडीशन में आते हैं, इसमें मैंने एनसीईआरटी का एक पूरा पैराग्राफ रखा है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों वोल्टेजेस बराबर होते हैं, एक्सएल एक्सी बराबर होता है। अगर एक्सएल एक्सी बराबर होगा तो जेड मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। जेड मिनिमम होते ही जो सर्किट का करंट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। और ये जो करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से चलता है। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस में क्या होता है वो मैं आगे दूंगा एनसीईआरटी वाले पैराग्राफ के अंदर। बहरहाल रेजोनेंस में इतना तो होता है कि दोनों वोल्टेजेस या दोनों एक्सएल एक्सी आपस में बराबर हो जाते हैं, करंट वोल्टेज सेम फेज में हो जाते हैं, करंट सर्किट का मैक्सिमम हो जाता है। जिस फ्रीक्वेंसी पर होता है उसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सर्किट में करंट का मैक्सिमम होना इज कॉल्ड रेजोनेंस। अच्छा, अब जिस फ्रीक्वेंसी पे ये मैक्सिमम होगा उसको बोलेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये चीजें कहां यूज होती हैं, ये चीजें यूज होती हैं हमारी जो टीवी के सर्किट्स होते हैं, रेडियो के सर्किट्स होते हैं, जब हम उनको ट्यून करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके आवाज आना शुरू हो जाती है, चैनल कैच करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस चैनल के करस्पॉन्डिंग जो करंट होता है वो उसको मैक्सिमम बना देता है। एनसीईआरटी के पैराग्राफ में दिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है ना। अब इस पैराग्राफ को देखो, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और इसके अंदर हमारे जो सवाल पूछे गए थे वो ये सवाल थे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के। तो आपने देखा ये ग्राफ इस तरीके से चल रहा है। दो फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जहां पर करंट मैक्सिमम का 1/√2 है। पावर चेक करेंगे तो पावर हो गई मैक्सिमम पर आई मैक्स स्क्वायर इंटू आर, और इस पर हो गई हाफ ऑफ आई मैक्स स्क्वायर इंटू आर, यानी मैक्सिमम पावर की हाफ। तो वो फ्रीक्वेंसीज जहां पावर पावर मैक्सिमम पावर की हाफ होती है उन फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। लैंग्वेज से मतलब निकालो, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में आपके ये दोनों फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी। अब ये कैसे निकाले जाएंगी उसके बारे में सुनो। यहां पर हम डिफाइन करते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है कि रेजोनेंस कितनी शार्पली अकर कर रही है। शार्पली अकर करने का मतलब क्या होता है कि जब हम रेडियो ट्यून करते हैं तो रेडियो की ट्यूनिंग जैसे मान लो 93 एफएम है, 93.5 है, तो 93.4 से कैच करेगा, 93.6 तक कैच करेगा। ये नहीं कि वो लगा बड़ा 90 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 100 मेगाहर्ट्ज तक। अगर ऐसा होगा तो उस बीच वाले सारे स्टेशन उसमें कैच होना शुरू हो जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो जितना बैंडविड्थ कम होता है, शार्पनेस उतना ज्यादा होता है, क्वालिटी फैक्टर उतना बढ़िया होता है। ये जो डिफरेंस है इन फ्रीक्वेंसी का, यानी ये जो गैप आप देख रहे हो, इसका ये जो नेक आप देख रहे हो, गर्दन आप देख रहे हो, तो ये जितनी गर्दन नैरो रहेगी, समझ गए, ये शार्पनेस उतनी बढ़िया रहेगी और ये उतना ही प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी के आसपास रेजोनेंस कैच करेगा। समझ गए आप मेरी बात। तो अब हम बेसिकली बात करना चाहते हैं शार्पनेस की। इस गैप को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ यानी वो नेक, गर्दन समझ लो आप। तो जितना ये नेक पतला रहेगा, बैंडविड्थ कम रहेगा, उतना क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस ज्यादा रहेगा। अच्छा, तो कुल मिला के फॉर्मूला आया ओमेगा नॉट बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इन फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है वो आर बाय एल के बराबर होता है। कैसे होता है ये यहां से देख सकते हो। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला 1/r√L/C है। तो सर्किट में रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा, यानी जितना रेजिस्टेंस को हम कम रखेंगे, ठीक है ना, उतना ही ये मैक्सिमम की तरफ भागेगा। नेक देखो उतना कम होता चला जाएगा। तो जितना सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही क्वालिटी फैक्टर बढ़िया होगा। अच्छा, तो यहां से आपने क्या किया, ओमेगा नॉट आप जानते ही हो अंडर रूट अपना 1/√LC के बराबर होता है। तो इसको पुट किया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का डिफरेंस निकला R/L। पर मुसीबत ये पूछा गया था ओमेगा 1 बताओ ओमेगा 2 बताओ। अब ये कैसे निकाले, तो सुनो, ओमेगा 2 इससे मान लो ये टोटल डेल्टा ओमेगा है, बैंडविड्थ, ठीक है ना। तो ओमेगा 2 की वैल्यू आप देखोगे तो वो हो जाएगी ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू R/L रही। ओमेगा 1 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा बाय 2। यानी कि ये जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट के अड़ोस पड़ोस में रहेंगी, अड़ोस पड़ोस में रहेंगी। तो ओमेगा नॉट देख लो अड़ोस पड़ोस की अपनी डेल्टा ओमेगा बाय 2 प्लस माइनस करके वो रेजोनेटिंग हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब इसको पढ़ो, ये कह रहा है the amplitude of current in the series LRC circuit is given by this and is maximum when omega naught is 1/√LC। यानी XL XC बराबर कर लो, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपने पास आ जाएगी। आगे द मैक्सिमम वैल्यू इज इतना, करंट का मैक्सिमम वैल्यू इसने दे दिया, सब कुछ मदद कर दिया। फॉर वैल्यू ऑफ ओमेगा अदर देन ओमेगा नॉट द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू। सपोज वी चूज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच करंट इज 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू। एट दिस वैल्यू पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट बिकम्स हाफ। पावर डिसिपेटेड बिकम्स हाफ, इसलिए इन फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। फ्रॉम द कर्व इन द फिगर 7.16, यही फिगर ले लो आप,
we see that there are two such values of omega such that omega 1 and omega 2 one is greater other is smaller than omega naught, और इनकी वैल्यूज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इस पे बेस्ड मैं आपको पहले जो सवाल आया था वो दिखा दूं। ये रहा आपका सवाल जो 21 में पूछा गया था, ठीक है ना। पहले भी मैंने कराया हुआ है, अभी भी फिर से करा रहा हूं ताकि आपका हाफ पावर फ्रीक्वेंसी परफेक्ट हो जाए। ये कह रहा है इन सीरीज एलसीआर सर्किट एल की वैल्यू हमें दे रखी है 5 हेनरी, सी दे रखा है 80 म्यूएफ, ठीक है, और आर की वैल्यू दे रखी है 40, इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी नेट वोल्टेज हमें दे रखा है, आरएमएस वैल्यू दे रखा है 230 वोल्ट। The angular frequency of the source at which power transfer to the circuit is half the power at the resonance frequency is likely to be, यानी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी सीधे सीधे पूछ रहा है। पहला काम ओमेगा नॉट निकालो 1/√LC, बाकी बाद में देखेंगे क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाएगा इसके अड़ोस पड़ोस में कौन है, ठीक है ना। एक इससे कम होगा एक इससे ज्यादा होगा ऐसा, और ये ओमेगा नॉट इनके बीच में होगा। तो 1/√LC, एल ये रहा सी ये रहा, तो ये हो गया 400 इंटू 10 की पावर -6, तो ये आ गया 10 की पावर 3/20, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 50 आ गया, 50 रेडियन पर सेकंड। तो 50 रेडियन पर सेकंड हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो हाफ पावर इससे कम और इससे ज्यादा मिलेंगी। तो जरा चेक करो 25 और 75, इसमें बीच में 50 लाई कर रहा है, एलिमिनेशन लगाते हैं। 50 और 25 तो नहीं हो सकता, 42 और 50 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी एलिमिनेशन से हमने एक ऑप्शन ही एलिमिनेट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डेल्टा ओमेगा की वैल्यू लिख लेते हैं। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हो गई R/L, सही है। R कितना है 40, L कितना है 5, तो 40/5, यानी ये आ गया 8, सही है। तो डेल्टा ओमेगा हो गया 8। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालना बच्चों का खेल है। ओमेगा 1 की वैल्यू हो गई ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2। ओमेगा नॉट कितना है 50 -4, 50 -4 करेंगे 46 रेडियन पर सेकंड, और दूसरी ओमेगा 2 हो जाएगी, बस यहां प्लस लगा दो, मैं सीधे लिख दूं ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, एक ही बार में निपटारा कर दिया। तो +4 करेंगे तो 54 आ जाएगी रेडियन पर सेकंड। तो राइट आंसर हो गया 46 और 54। 46 54 के हिसाब से अगर हम चेक करें तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर थर्ड हो गया। अब मैंने पूरा सॉल्व करना आपको सिखा दिया। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में अब आप अटकोगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो दनादन चलेंगे एलसीआर सवाल, ठीक है ना। इसके अंदर हो सकता है रेजोनेंस हो सकता है नहीं हो, ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए इनको देखो, हमने देखा वीएल, पहले डायग्राम ही देखो बाकी बाद में सोचेंगे। हमने देखा वीएल वीसी बराबर नहीं है, इसका मतलब रेजोनेंस तो नहीं है, ठीक है ना, यानी सवाल के अंदर खेल होगा। अब आगे, इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपेसिटर आर शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करंट लीड वोल्टेज, यानी फेजर बनाना पड़ेगा भाई, और कोई इलाज नहीं है। तो हमें क्या करना है, करंट तो दे रखा है, तो हम नेट वोल्टेज भी निकाल लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है ना। उसके बाद फेजर तो बनाना ही बनाना है, जेड भी निकल जाएगा, सब कुछ ही करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इधर साइड पर आ गया आर, जिसका वैल्यू है 5। अब वीएल और वीसी दे रखे हैं, एक्सएल एक्सी नहीं दे रखे, ठीक है ना। तो हम एक्सएल एक्सी लिख सकते हैं। अब वो लिखें कैसे, वीएल की वैल्यू होती है आई एक्सएल, तो आई से डिवाइड मारो, तो 1 से डिवाइड मारो तो ये 20 ओम आ जाएगा। एक्सी का वैल्यू इसको 1 से डिवाइड मारो तो ये 30 ओम आ जाएगा। तो इंपेडेंस का फेजर, ये नहीं कि यहां आर लगा दिया फिर वीएल वीसी भी लगा रहे हैं, ये नहीं। रेजिस्टेंस चल रहा है तो सारे रेजिस्टेंस होने चाहिए, वोल्टेज चल रहा है तो सब वोल्टेज होने चाहिए। तो या तो इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर लो, चॉइस आपकी है, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब एक्सी और एक्सएल में से कौन ज्यादा है, एक्सी ज्यादा है, तो इधर साइड पर नीचे की तरफ आ गया एक्सी माइनस एक्सएल, और ये डिफरेंस हमारे पास हो गया 10 ओम के बराबर, ये माइनस ये हो गया अपने पास जेड, ये हो गया डेल्टा फाई, सही है। करंट ये रहा, वोल्टेज ये रहा, यानी वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। ऑप्शन मिलाते हैं तो कह रहा है करंट लीड द वोल्टेज इन फेज, ठीक है, ठीक है ना। कितना लीड कर रहा है ये भी, ये तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ये 10 है, ये 5 है, तो z का वैल्यू हो गया 5√5, 5 ही आ गया ना, हाँ 5√5। तो z यानी इंपेडेंस का वैल्यू मेरे पास आ गया 5√5। कितना लीड कर रहा है, तो एंगल निकालना है, तो tan डेल्टा फाई, tan डेल्टा फाई का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 2, यानी डेल्टा फाई की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 2, यानी करंट वोल्टेज से tan इनवर्स 2 के फेज एंगल से लीड कर रहा है, या वोल्टेज करंट के tan इनवर्स 2 से लैग कर रहा है। तो ये कह रहा है वोल्टेज लीड्स इन फेज कितना, वो नहीं बोल रहा, बट हमें पता है करंट लीड कर रहा है, यानी ये राइट आंसर है। आगे ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। आगे पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर की डिमांड आई है, पूछा गया पावर फैक्टर बताओ, बिल्कुल बताएंगे। तो पावर फैक्टर होता है कॉस डेल्टा फाई, कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रटना भी नहीं पड़ रहा, आर बाई जेड या क्या अपने आप आ रहा है ट्रायंगल से। तो ये हो गया हमारे पास 1/√5,
मिला हुआ ऑप्शन, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, पावर फैक्टर वाला। अप्लाइड वोल्टेज यानी नेट वोल्टेज चाहिए अब इसको, तो नेट वोल्टेज की डिमांड आई है आई इंटू जेड, आई है 1 और जेड का वैल्यू कितना है 5√5, ठीक है। अब 5√5 किसी भी एंगल से 15 तो नहीं होता, ठीक है ना, √5 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो 15 तो नहीं जा रहा, इसका मतलब नेट वोल्टेज 15 वोल्ट तो नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। तो इसमें दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए, ए और सी, पर हमें सवाल आ गया, ठीक है ना, मजेदार बात ये थी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप फिर से देख रहे हो एक एलसीआर सर्किट, डायग्राम नहीं दिया इसने, ऐसे भी होते हैं मक्कारी कर देते हैं, डायग्राम नहीं देंगे, चलो अपने आप बनाओ। कह रहा है सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज वीआर। तो पहले एक काम करो, सर्किट बनाओ VLC और इधर लगाओ नेट वोल्टेज जो कि दे रखा है 220 वोल्ट। अब चलो, अब इसका वोल्टेज हमें VR दे रखा है, कैपेसिटर का वोल्टेज 2, कैपेसिटर का 2 VR दे रखा है, इंडक्टर का वोल्टेज 3 VR दे रखा है, सही है। अच्छा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो ये कह रहे हैं VR ही बता दो भाई कितना होगा, पहले फेजर तो बताओ, ठीक है ना, बाकी बातें बाद में, सबसे पहला काम फेजर बनाओ। तो फेजर बनाते हैं, तो इधर साइड पर आ गया VR, अब VL और VC में से VL ज्यादा है, तो इधर बचा VL माइनस VC, और जो कि खुद हो गया VR, ठीक है। ये हो गया नेट वोल्टेज, और पाइथागोरस से इसकी वैल्यू हो गई √2VR, ये हो गया डेल्टा फाई का फेज एंगल, इधर चुपके से दबा दो करंट को, सही है। अब हमें चाहिए VR की वैल्यू, नेट वोल्टेज फेजर से मिल रहा है √2VR, और क्वेश्चन में दे रखा है 220, तो √2VR बराबर 220, तो VR की वैल्यू आ गई 220 बाय √2 यानी 110 इंटू √2, तो तकरीबन √2 को 1.414 पॉइंट समथिंग 156 वोल्ट लिख लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास VR, मिलाते हैं। तो VR की वैल्यू हमारे पास आ रही है 220 √2, क्या नहीं 110 √2, ये गलत है। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, अरे यार बीच में कूद पड़ा, VR की वैल्यू 156, ये सही है, पावर फैक्टर अब निकालते हैं। तो पावर फैक्टर कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू हो गई कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/√2, तो पावर फैक्टर 1/√2 है ना, हाँ ठीक है बिल्कुल, तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1/√2 है, करेक्ट है। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/4, तो डेल्टा फाई की, अरे तो 1/√2 है तो डेल्टा फाई π/4 ही हो गया, यानी ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। सही है, सारी चीजें A to Z हमने यहाँ फूक के रख दी, मेरे ख्याल से अब आपको सवाल में तो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जी, अब करंट का वैल्यू तो वो तो तब तक नहीं निकलेगा जब तक Z नहीं दोगे, तो Z दिया नहीं है, इसलिए हमारी अब थोड़ी सी मजबूरी है, हम इसमें करंट नहीं बता सकते क्योंकि हमें इंपिडेंस नहीं पता, ठीक है ना, इंपिडेंस दे देता तो करंट भी पूछ लेता, वो क्यों छोड़ता। तो खैर अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से अब तो मजे आ रहे हैं, एलसीआर पूरा अच्छे तरीके से आपको दे दिया मैंने, ठीक है ना। ये कह रहा है V1 V3, कहां है भाई V1, ये रहा V3, तो V1 यानी VL 100 वोल्ट, V3 यानी VC ये भी 100 वोल्ट, चलो भाई मजे हो गए, दोनों के वोल्टेज बराबर है, पता चल चुका है रेजोनेंस में, करना क्या है, देन रीडिंग ऑफ V2 बताओ, तो V2 की जो वैल्यू होगी, अब ये तो बहुत ही बच्चों वाला है, ये दोनों तो कट गए, तो जो नेट वोल्टेज बचा ये VR के बराबर ही बचा, तो इस V2 की वैल्यू और कुछ नहीं होगी, नेट वोल्टेज के ही बराबर हो जाएगी, यानी 200 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। ऐसे भी बच्चों वाले सवाल आ जाते हैं, पर आप बच्चों की तरह लगे रहते हो, आप सवाल का आंसर ही नहीं निकाल पाते इसमें, तो 200 वोल्ट इसका राइट आंसर है, सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एलसीआर, ठीक है ना, हमारी पहली नजर एलसीआर पे एक्सएल और एक्सी या वीएल और वीसी पे जानी चाहिए बस। अब देखो एक्सएल 7 दे रखा है, एक्सी 4, अरे यार रेजोनेंस नहीं, ऐसे ही बोला, अरे यार रेजोनेंस नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा, फेजर बनाना पड़ेगा, और रेजोनेंस होता कुछ नहीं, टिक करके चल दिए थे पिछले सवाल में। फेजर बनाते हैं, वोल्टेज की इक्वेशन भी दे रखी है, करंट तो पूछेगा ही पूछेगा, अब देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है, पहले फेजर बनाते हैं, बाकी बातें इसके बाद। तो आर की वैल्यू हो गई 4 ओम, एक्सएल और एक्सी में से एक्सएल ज्यादा है, तो इधर साइड पर आ गया एक्सएल माइनस एक्सी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 7 - 4 यानी 3 ओम। अब Z तो इंतजार ही कर रहा था कि भाई तुम राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, हम तुरंत आएंगे, ये डेल्टा फाई हो गया, इधर साइड नेट वोल्टेज हो गया, इधर साइड अपना करंट आ गया। डेल्टा फाई की वैल्यू देखें, 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, तो ये 37 डिग्री है, लो सारा ट्राइंगल ही फूक डाला, ठीक है ना, सब कुछ हमें एलसीआर में पता चल गया। क्या जानना चाह रहा है, ये कह रहा है हीट डेवलप्ड इन 80 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वॉटलेस करंट, आगे मैं कहा था ना वॉटलेस करंट का एम्पलीट्यूड सिखाऊंगा, तो पहले करंट निकालते हैं। तो V नॉट एम्पलीट्यूड का मतलब पीक वैल्यू, ठीक है ना, पीक वैल्यू ऑफ वॉटलेस करंट, अब ये कैसे आएगा, तो देखो V नॉट हमारे पास है 25 वोल्ट, पहले यही बताता हूं, तो हम तुरंत I नॉट निकालते हैं, तो V नॉट बराबर I नॉट Z
Z हमारे पास 5 है, तो 25 बराबर आई नॉट इंटू 5, तो आई नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 एम्पियर। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास आ गया 5। वो कह रहा है ये नहीं, वॉटलेस कंपोनेंट बताओ। वॉटलेस कंपोनेंट मतलब वोल्टेज के परपेंडिकुलर, ये होता है वॉटलेस कंपोनेंट। सही है, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो इधर कॉस कंपोनेंट आएगा तो इधर साइन आ जाएगा, तो आई नॉट साइन डेल्टा 5। क्लियर? तो आई नॉट साइन डेल्टा 5 इज वॉटलेस कंपोनेंट। तो आई वॉटलेस हो गया आई नॉट साइन डेल्टा 5। आई नॉट की वैल्यू हो गई 5 और डेल्टा 5 तो अपना 37 है, तो साइन 37, तो वैसे भी 3/5 है, सीधे सीधे उड़ा दो, तो ये आ गया 3 एम्पियर। तो वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट इज 3 एम्पियर। एलिमिनेशन टेक्निक अपनाते हैं, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, अब ये दो फंस गए। ठीक है ना, अब पावर तो निकालनी पड़ेगी। तो पावर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो पावर हम जानते हैं, पावर होती है आई आर एम एस स्क्वायर टाइम्स आर। अब आई तो अपने पास है ही, कहां है, ये नहीं, ये वाला आई नॉट है, तो आई आर एम एस को आई नॉट बाय रूट 2 लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। वैल्यू पुट कर दो, आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, ये हो गया 25, आर की वैल्यू हमारे पास 4, तो ये आ गया 50। तो ये होगी पावर, पावर होगी 50 वाट। बट उसने पावर नहीं पूछी, उसने पूछी हीट बताओ 80 सेकंड में कितनी होगी। तो पावर होती है हीट पर यूनिट टाइम, तो हीट होगी पावर इनटू टाइम, गेम खत्म। तो 50 इंटू 80, ये आंसर आ गया 4000 और यूनिट हो गया इसका जूल। ठीक है ना, तो 4000 जूल की पावर की हीट डिसिपेट हो रही है और 3 एम्पियर का वॉटलेस करंट है। राइट आंसर हमारा ए वाला। वो मजेदार सवाल था ये, ठीक है ना। ये तो हम लोग बड़े अच्छे मूड में कर रहे हैं इसलिए होते चले जा रहे हैं, नहीं तो आम स्टूडेंट बेचारा फंस जाता है, फॉर्मूले रटता घूमता है। तो आप फेजर डायग्राम से पूरा अल्टरनेटिव करंट हटा सकते हो, कवर कर सकते हो, उड़ा सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो हमने क्या क्या कर लिया, एलआर कर लिया, सीआर कर लिया, एलसीआर के भरपूर सवाल कर लिया, आरएमएस कर लिया, एवरेज कर लिया। अब आपको करना है, ठीक है ना, केटीएस के लेक्चर नोट से एक बार वापस से प्रैक्टिस कर डालो ताकि सारे के सारे जो पीवाईक्यू हैं उन सब की प्रैक्टिस हो जाए। फिर मास्टर शीट प्रैक्टिस करो और टेस्ट जो ईएमआईएसी का भी एक साथ जो था उसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट का प्रैक्टिस कर लो। आपका अल्टरनेटिंग करंट का सवाल एग्जाम में 100% सही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।